एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अरस्तू का थ्योरी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको ये आंसर लिख देंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। प्रस्तावना। अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। वे प्राचीन यूनान के एक बहुत बड़े और व्यवहारिक विचारक थे। अरस्तु प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, तो अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को, और वे प्राचीन यूनान के एक बहुत बड़े व्यवहारिक विचारक थे और वे प्लेटो के शिष्य थे, सिकंदर के गुरु थे। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स नाम का एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखे थे। इस किताब में उन्होंने राज्य, सरकार और समाज को चलाने के आसान तरीका बताए थे। ठीक है, तो उनका किताब का नाम था पॉलिटिक्स और इस किताब में उन्होंने राज्य, सरकार और समाज को चलाने का आसान तरीका बताए थे। जहां उनके गुरु प्लेटो सिर्फ ख्याली और काल्पनिक बातें करते थे, वहीं अरस्तु जमीन से जुड़े और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनका साफ मानना था कि इंसान एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है जो समाज के बिना कभी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उनके गुरु जो थे प्लेटो, वो ख्याली और काल्पनिक बातें करते थे, लेकिन अरस्तु व्यवहारिक व्यक्ति थे। ठीक है, उनका मानना था कि इंसान समाज और राजनीति के बिना सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है जो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य का सिद्धांत। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का मानना था कि राज्य कोई बनावटी या इंसानों द्वारा जबरदस्ती बनाया गया समझौता नहीं है। ठीक है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, और उनका मानना था कि राज्य कोई बनावटी या इंसानों द्वारा बनाया गया कोई समझौता नहीं है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वाभाविक संगठन है। जैसे पेड़ का बढ़ना या इंसान का बड़ा होना प्राकृतिक है, ठीक वैसा ही राज्य का बनना भी बिल्कुल प्राकृतिक है। ठीक है, मनुष्य अपनी सभी जरूरतों को अकेला रहकर कभी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसे राज्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मनुष्य अपने सारी जरूरतों को अकेला रह करके पूरा नहीं कर सकता है, जिस कारण से उसे राज्य की जरूरत पड़ती है। राज्य का विकास और उसका उद्देश्य, राज्य का जन्म धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले इंसान ने अपने भोजन और सुरक्षा जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए परिवार बनाया। ठीक है, तो इंसान अपने बुनियादी जरूरतों के लिए सबसे पहले परिवार बनाया, फिर कई परिवारों ने मिलकर सुरक्षा के लिए गांव बनाया। अंत में कई गांवों के मिलने से राज्य का जन्म हुआ। अरस्तु का कहना है कि राज्य सिर्फ जिंदा रहने या व्यापार करने के लिए नहीं बना, बल्कि इसका असली उद्देश्य अपने नागरिकों का जीवन सुंदर, नैतिक और सुखी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिद्धांतों का वर्गीकरण। सरकारों के अच्छे और बुरे रूप। अरस्तु ने अपने समय की दुनिया में 158 देशों के कानून को परखा और उनकी तुलना की। ठीक है, तो अरस्तु अपने समय की दुनिया में उन्होंने 158 देशों के कानून को परखे थे और उसकी तुलना किए थे। उन्होंने बताया कि सरकार दो बातों पर चलती है, पहला कि राज कितने लोग कर रहे हैं और दूसरा उसका इरादा क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सरकार दो बातों पर चलती है, पहला कि राज कितने लोग कर रहे हैं और दूसरा उसका इरादा क्या है। ठीक है, जब कोई राजा या शासक जनता की भलाई के लिए काम करता है तो उसे अच्छा राजा कहा जाता है, लेकिन जब वही शासक लालची और मतलबी हो जाता है तो वह बुरा राजा या तानाशाही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मध्यम वर्ग का सबसे उत्तम शासक। अरस्तु के पॉलिटी का दुनिया का सबसे बढ़िया और आसान शासन माना जाता है। पॉलिटिक का मतलब होता है मध्यम वर्ग का राजा। ठीक है, तो पॉलिटिक का मतलब क्या होता है, मध्यम वर्ग का राजा। अरस्तु का कहना था कि जब देश की ताकत मध्यम वर्ग के हाथ में होती है तो अमीर और गरीब के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब देश का ताकत मध्यम वर्ग के हाथ में होती है तो अमीर और गरीब के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग समझदार होते हैं। वे ना तो अमीरों की तरह घमंड करते हैं और ना ही तो गरीबों की तरह लाचार होते हैं, जिससे देश में हमेशा शांति बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
क्रांति और नागरिकता का सिद्धांत। अरस्तु ने क्रांतियों यानी शासन बदलने या विद्रोह होने के कारण का बहुत गहरा अध्ययन किया। उनका मानना था कि असमानता और न्याय से ही हर क्रांति की सबसे बड़ा वजह होती है। ठीक है, तो कोई भी क्रांति दो ही कारण से होती है, पहला असमानता और दूसरा अन्याय के कारण। ठीक है, जब समाज में किसी एक वर्ग को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो विद्रोह की भावना जन्म लेता है। अरस्तु के अनुसार कानून का कड़ा से पालन करवाना और लोगों में समानता लाकर क्रांति को रोका जा सकता है। ठीक है, तो क्रांति को कैसे रोका जा सकता है? कानून का अच्छा से पालन करना और लोगों के बीच में समानता लाना। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। ठीक है, ऐसा करने से क्रांति नहीं होगी। ठीक है, नागरिकता के मामले में अरस्तु के विचार थोड़े अलग थे। वे केवल उन लोगों को नागरिक मानते थे जो राज्य के प्रशासनिक और न्याय संबंधित कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो अरस्तु वे लोगों को नागरिक मानते थे जो राज्य के प्रशासनिक और न्याय संबंधित कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, उन्होंने महिलाओं, दासों और बूढ़ों को नागरिकता से अलग रखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग निष्कर्ष। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु के विचार इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को धर्म, जादू टोना और अंधविश्वास से अलग किया और इसे एक असली विज्ञान का रूप दिया। ठीक है, तो अरस्तु राजनीति को धर्म, जादू टोना और अंधविश्वास से अलग रखे थे और उसको एक अलग विज्ञान का रूप दिए थे। हालांकि गुलाम प्रथा, दास प्रथा को वह सही मानते थे और महिलाओं को कम अधिकार देने की वजह से आज के समय में उनकी बुराई भी की जाती है। ठीक है, तो वह गुलाम प्रथा और दास प्रथा को सही मानते थे और महिलाओं को कम अधिकार देते थे। ठीक है, इसके बावजूद देश में हमेशा कानून का राज होना चाहिए और सरकार को बीच का रास्ता मीन्स मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उनकी यह सलाह आज के आधुनिक लोकतांत्रिक देश जैसे भारत और अमेरिका के लिए उतना ही सच और जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अरस्तु का थ्योरी देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौटिल्य का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो का नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका नोट्स दिया हुआ है, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।